सोचा तो भाई कि वर्ल्ड कप की हार का जो गम है वो भुलाएंगे, रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि पुराने जख्मों को और भी ज्यादा कुरेद कर हरा कर दिया गया है। वो तो शुक्र मनाइए केएल राहुल का, जो इंडिया आज एक बहुत ही बुरे बल्कि बद से बदतर कोलैप्स से कहीं ना कहीं बच गया है। पहले दिन के स्टंप्स होने तक इंडिया का स्कोर था 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल के रन थे इसमें से 70 रन। मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं भारत 150 रन पे 8 विकेट गंवा चुका है, अगर हम केएल राहुल के रन हटा दें तो। और इसमें से भी अगर आप विराट कोहली के रन हटा दें, श्रेयस अय्यर के हटा दें तो फिर क्या ही बताएं। खैर, ऐसे हटाने चलेंगे तो फिर तो हमको पूरी टीम ही हटानी पड़ जाएगी, इसलिए इतना नहीं हटाते हैं। लेकिन एक बात है कि भैया आज इंडियन टीम की बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पर एक बात और आपको बता दूं कि बैटिंग अच्छी साउथ अफ्रीका की भी हो सकता है ना हो, क्योंकि जिस पिच के ऊपर इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं ना, उसी पिच के ऊपर इंडिया के जब बॉलर्स बॉलिंग करने के लिए आएंगे तब वो भी कुछ ऐसा ही नजारा हमको दिखाएंगे। अब ये तो काबिलियत होगी अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन की, अगर वो भारतीय बॉलर्स को सही तरीके से खेल जाए। वैसे अगर हम मैच के शुरुआत में जब पिच की तरफ हमने देखा था, तो पिच जब हमको दिखाई दी थी, जिस तरह की हरी घास उसके ऊपर थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो बगीचा है जहां पर कि आप गुलाब के पौधे को रोप सकते हैं या वो गुलाब की कलम को यहां पर बो सकते हैं और बढ़िया से यहां पर गुलाब खिलेगा। पर जब यहां पर लाल बॉल फेंकी गई तो उसने भी कुछ गम गुल नहीं खिलाया, बल्कि विकेटों की झड़ी उसने भी लगा दी। आज के मैच में भारत के कई सारे दिग्गजों ने वापसी करी थी टेस्ट सीरीज के लिए। इन सभी दिग्गज मतलब रोहित शर्मा ने मैच के पहले कहा था कि यार इतना कुछ किया है, कुछ तो मिलना चाहिए। उनका वही कैजुअल सा अंदाज था और एक बार फिर से दिल ले जाने वाली उन्होंने बात कही थी और लग रहा था कि भैया चलिए ठीक है, इस बार तो कुछ अच्छा होगा। खैर, आज के मैच की बात करें तो भारतीय टेस्ट टीम में 390 नंबर के खिलाड़ी बने हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कि इस मैच में डेब्यू किया है। ओपनिंग का मौका मिला उनको रोहित शर्मा के साथ में। शुभमन गिल को इस बार वन डाउन भेजा गया तीसरे नंबर पर, मतलब जो पोजीशन चेतेश्वर पुजारा की थी काफी सदियों से, फाइनली उस पोजीशन के ऊपर एक दूसरा खिलाड़ी नजर आया, शुभमन गिल। तो जाहिर सी बात है, एक बात तय थी कि रोहित शर्मा के बाद जायसवाल के बाद गिल के बाद कोहली के बाद अय्यर, ये पूरा का पूरा जो बैटिंग लाइनअप था ना, ये टॉप के जो 5 प्लेयर थे इतने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे कि पूछिए मत। और फिर जब आप उसके बाद छठे नंबर पर आप केएल राहुल को डाल देते थे तो फिर सोने पे सुहागा। कागजों के ऊपर बात करें तो भैया आपके 350-400 रन तो कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने कहा ना, कागजों पे अगर बात करें, क्योंकि पिच बात यहां पर कागजों पर नहीं बल्कि पिच पर हो रही थी, और पिच के जो सूरत हाल थे वो कुछ ज्यादा ही अलग थे। अब शुरुआत करते हैं समझने की भैया आखिर किसने कैसी क्या बैटिंग करी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जायसवाल साहब 37 बॉलों में 17 रन बनाकर आउट हुए। बर्गर ने इनका विकेट लिया। बर्जर है कि बर्गर है, ये आप कमेंट करके बताइएगा जरा। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा शुरुआत में काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए और आखिर में अपना फेवरेट शॉट पुल खेलने के चक्कर में डीप में कैच आउट हो गए। उनसे खैर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, ज्यादा देर तक शांत तो खुद भी नहीं बैठ सकते। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल, जिनके के ऊपर लग चुका है एक अनचाहा टैग कि भैया ये तो अहमदाबाद के प्रिंस है, अहमदाबाद के स्टेडियम के बाद ही चल नहीं पाते। अब देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो शुभमन गिल अब एक सीजन प्लेयर हो चुके हैं, मतलब कि उनके बेल्ट के नीचे अब काफी सारे मैचेस आ चुके हैं। अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो शुभमन गिल 19 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 44 ओडीआई खेल चुके हैं, 13 टी20 खेल चुके हैं और 90 आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं। तो ये अब कोई नए प्लेयर नहीं रह गए। उम्र भी इनकी 24 साल हो चुकी है, तो अब ये तो कहना गलत होगा कि शुभमन गिल के पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं। और यही अब वो कारण हो चुका है कि शुभमन गिल का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म शुरू हो चुका है। शुभमन गिल बहुत ऐसा कम देखने को मिला है कि एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अच्छा खेले हो। ये बीच बीच में पैचेस में अच्छा खेलते हैं। ऐसे में टेस्ट मैच की पहली इनिंग में उनका फ्लॉप हो जाना कहीं ना कहीं कई लोगों को गलत लगा है। और देखिए, इंडियन टीम में अभी सूरत हाल कुछ ऐसे हैं कि बाहर बैठे इतने सारे लोग हैं जो बस चाह रहे हैं कि हमको एक मौका दे दीजिए। मतलब अगर हम पिछली सीरीज की बात करें ना, जो इंडिया ने साउथ अफ्रीका में खेली थी, उसमें केएल राहुल और मयंक वर्मा ने ओपनिंग करी थी। मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग करी थी और बहुत शानदार ओपनिंग करी थी। सेंचुरी का स्टैंड दिया था शुरुआत में। तो ऐसा नहीं कि यहां पर प्लेयर कम है, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो कम से कम आपको दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। क्या शुभमन गिल से आगे बढ़े तो बात करें किंग कोहली की, जो कि अब वापसी कर रहे हैं। और जिस तरह का उनकी स्ट्रोक प्ले दिखाई दिया, उसमें एक चीज तो बहुत क्लियर तौर पर दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं जो रेगुलर मैचेस ना खेलने का खामियाजा होता है वो दिखाई दे रहा है। बट क्योंकि वो एक ग्रेट प्लेयर है, इसलिए उनकी बॉल बढ़िया मिडिल हो रही थी। बट कहीं ना कहीं वो एक गैप साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। ऐसे में 64 बॉलों के ऊपर 38 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो इनको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऋषभ पंत की जो याद है ना, वो ऐसी ही जगहों पर आती है।
ऋषभ पंत अगर इस टाइम इस टीम में होते ना तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बंदा हर मैच में चलता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब भी इंडिया फंसती थी ना तो भाई निकालने का काम तो वही बंदा करता था। खैर, श्रेयस अय्यर ने बढ़िया स्टार्ट दिखाया, 31 रन बनाकर आउट हुए। कोहली और अय्यर से मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन दोनों को ही बहुत बढ़िया स्टार्ट मिला था, बट बाउंस के चक्कर में अय्यर आउट हो गए और वही ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के ऊपर कोहली आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का आउट होना इसलिए थोड़ा सा मेरे को अखरा की जो बाउंस पिच का था ना उसका सही नेचर इसी विकेट के ऊपर निकलकर सामने आया था कि क्या होने वाला है। और आप जरा सोचिए कि इंडिया को इस पिच के ऊपर फोर्थ बैटिंग नहीं करनी है, मतलब कि अगर इंडिया ने थोड़ा बहुत भी स्कोर अच्छा खासा टांग दिया ना तो अच्छी दिक्कत हो जाएगी। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद बारी आती केएल राहुल की। केएल राहुल ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, मतलब बताया उस बंदे ने कि आखिर क्यों उसको एक क्लास अपार्ट बैट्समैन कहा जाता है। 105 बॉलों में 70 रन बनाए, बढ़िया स्ट्राइक रेट मेंटेन किया 66 का, 2 छक्के लगाए, 10 चौके लगाए, मतलब कि ऐसा नहीं था कि यहां पर कोई डर के खेला। इसके अलावा आर अश्विन ने 8 रन बनाए, शार्दुल ठाकुर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया 24 रन का, और वो भी काफी कम गेंदों में, मतलब कि इंडिया को 208 के स्कोर पर ले जाने में काफी लोगों ने मेहनत करी। अब बात करें अगर हम पिच की, तो देखिए जहां तक मुझको तो पिच का मिजाज समझ में आया है तो पिच में अनइवन बाउंस है। जिस लेंथ पे बॉल को एक सही हाइट पर आना चाहिए वहीं पर उसका ड्यूअल बाउंस दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बात यह है कि इंडिया के 208 210 रन हो चुके हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं, केएल राहुल अभी क्रीज पर है, बट हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर सकते। बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इंडिया ने 250 बना दिए, जो कि यहां से 42 रन अभी भी दूर है, अगर इंडिया ने 250 बोर्ड के ऊपर टांग दिए तो कहीं ना कहीं इस पिच के ऊपर इंडियन बॉलर्स भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। उनके पास ही मौका होगा कि वो कुछ ना कुछ यहां पर अपनी बॉलिंग से जादू चला दें। और जाहिर सी बात है, इस समय इंडिया की अगर हम बॉलिंग अटैक की बात करें तो उनके पास भी काफी अच्छी बॉलिंग है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है, बुमराह है, ठाकुर है। ठाकुर को अगर हम हटा भी दें तो भी ये 3 क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, और इन क्वालिटी पेस बॉलर्स के साथ में ऑब्वियस सी बात है इस पिच के ऊपर बॉलिंग जो है वो काफी ज्यादा लीथल हो सकती है। तो इंडिया ने अगर यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ खेला और एक ऐसा स्कोर बना लिया जो कि सामने वाली टीम को कंपटीशन भी दे पाए, तो याद रखिएगा कि चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है साउथ अफ्रीका को। और इस पिच के ऊपर अगर पहले दिन ही खेल का मिजाज कुछ यूं है तो आखिरी दिन तक पहुंचते पहुंचते या चौथी इनिंग तक पहुंचते पहुंचते तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। बस इस पिच के ऊपर जो एक ही चीज मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है कि आप कितना ज्यादा टिक के बैटिंग करते हो, खत्म। आप जितना ज्यादा पिच के ऊपर खड़े रहोगे आपके रन बनते रहेंगे। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की आज वो टैक्टिक भी हमने देखी जिसमें कि उन्होंने बॉडी लाइन की बॉलिंग करी। केएल राहुल को बॉल पड़ी, शार्दुल ठाकुर को बॉल पड़ी, बट स्टिल दे फॉट। एंड कहीं ना कहीं ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की खिसियाहट भी थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडियन बॉलर्स को भी ये सब चीजें समझ में आ रही हैं, और अगले दिन मतलब कि कल इस चीज का बिल्कुल सूद समेत बदला भी लिया जाएगा। खैर, देखते हैं आज का मैच, लेकिन इंडिया के लिहाज से काफी निराशाजनक रहा। केएल राहुल की पारी को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी आज ऐसा हुआ जिसको कि याद रखा जाए। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।